ठीक है, सेकेंड लेक्चर है ग्रेविटेशन। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? क्रॉस प्रोडक्ट, एक पढ़ा था हमने क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए इंटू बी साइन थीटा। सेकेंड हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या होता था? ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, और ये रिलेट करता है वॉल्यूम को। इसके प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? शिफ्टिंग की, यानी अगर मैं सी को आगे लिखूं, मैं इसको आगे लिखता हूँ तो मुझे एक एक शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। सी यहाँ चला गया, ए क्रॉस बी, ये फिर किसके इक्वल होता है? बी डॉट सी क्रॉस ए, इस तरीके से। ठीक है, चौथा हमने पढ़ा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? याद करने की ट्रिक, बैक माइनस कैप। इस टर्म से याद रख सकते हैं, बैक माइनस कैप यानी बी ए सी माइनस सी ए बी, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, इस तरीके से ये पढ़ा था हमने। ठीक है, पांचवा क्या पढ़ा था? ट्राइंगल एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है वेक्टर फॉर्म में? 1/2 ए बी क्रॉस बी सी। अगर कोई ट्राइंगल इस तरीके से है, पॉइंट ए पॉइंट बी इस तरीके से, ये कोई ट्राइंगल बनता है, या कोई जनरल ट्राइंगल इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बनेगा? ए बी क्रॉस, और इसी तरीके से पैरेललोग्राम के लिए, पैरेललोग्राम मतलब कोई भी ऐसी शेप जिसके 4 साइड्स होते हैं, वो पैरेललोग्राम होता है। उसका एरिया कितना बन जाएगा? ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या बन जाएगा? ये पूरी शेप बन जाएगी इस तरीके से, ये पैरेललोग्राम में बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल उसका आधा एरिया होता है। मेन ये पढ़ा था हमने। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो इसी से रिलेटेड या इसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज थे। फिर हमने पढ़ा था, इतना तक तो वेक्टर हो गया। फिर हमने पढ़ा था वेक्टर फील्ड्स। वेक्टर फील्ड्स में ये फॉर्मूले याद करना है। वेक्टर फील्ड्स में पहले हमने क्या पढ़ा था? डाइवर्जेंस में पहले ग्रेडियंट पढ़ा था। ग्रेडियंट सिंपली डेल ऑपरेटर होता है, और ये क्या होता है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई
जे कैप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। फिर दूसरा क्या पढ़ा था, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस किसका होता है, एक स्केलर फील्ड का होता है, स्केलर फील्ड का डाइवर्जेंस। तो वो कितना है, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप, और डेल फाई बाई डेल जेड, ठीक है। ये पढ़ा था डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब इसका एक फीचर क्या होता है कि वो एक स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्केलर था फाई, हमने इस पर ये ऑपरेट किया और हमें एक वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट आता है, ये नहीं आएगा, ये ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी होती है, ये ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी होती है, और ये डेल ऑपरेटर है। ये स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक वेक्टर, ये वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें। ग्रेडियंट में क्या होता है, हमारे पास एक स्केलर दिया हुआ है, ये एक स्केलर है और हमें लास्ट में एक वेक्टर मिल रहा है, तो फाई यहाँ पर भी लिखते हैं। और यहाँ पर डाइवर्जेंस में हमारे पास एक वेक्टर आता है और जो इंटर्न हमको एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तीसरा कर्ल, कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट होता है डेल ऑपरेटर और कोई वेक्टर फील्ड, तो उसका इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, इस तरीके से फाई एक्स फाई वाई फाई वाई, ठीक है, जो भी बनेंगे सारे ये बनता है। तो ग्रेडियंट हमको क्या दिखाता है, ग्रेडियंट हमको दिखाता था रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, डाइवर्जेंस दिखाता है नेट आउटकम इनकमिंग और आउटगोइंग फील्ड, और कर्ल हमको दिखाता है रोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। इतना पढ़ा था हमने वेक्टर एनालिसिस में, इतना सिलेबस में है और इसी से क्वेश्चंस आए। अब चलते हैं ग्रेविटी पे, जो अगला टॉपिक है। इसमें फॉर्मूले बहुत हैं क्योंकि अब ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबने पढ़ा ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर m1 m2 उनका मास है और उनके सेंटर से दूरी अगर d है, तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ कहता है कि उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d², उनके दूरी के इनवर्स के स्क्वायर के बराबर। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d², प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तब आता है हमारे पास एफ जी इक्वल टू जी m1 m2/d²। ये है न्यूटन्स लॉ। इसमें जी क्या है, जी है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या कभी कभी इसको सिंपली न्यूटन्स कांस्टेंट भी कहते हैं, न्यूटन्स कांस्टेंट। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
ये जी की वैल्यू होती है, बहुत छोटी है। ठीक है, इतना बेसिक है। अब चलते हैं थोड़ा सिलेबस पर, जो सिलेबस में पहली एक दो चीजें ग्रेविटी के बारे में कर लेते हैं। ग्रेविटी एक सेंट्रल पोटेंशियल, सेंट्रल फील्ड होता है। सेंट्रल फील्ड, सेंट्रल फील्ड क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई सोर्स है जो कोई फील्ड जनरेट कर रहा है, ये इस फील्ड को जनरेट कर रहा है, और ये मान लो इस रेंज में कुछ एक हमने पेरिफेरी ली है। अगर यहाँ पर लगने वाला फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सोर्स की तरफ है, अंदर की तरफ, तो इस टाइप के फील्ड्स को हम सेंट्रल फील्ड्स कहते हैं। सेंट्रल फील्ड्स। और ये जो फोर्स लग रहा है इसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो ये जो एफ लग रहा है, सेंट्रल फोर्स, ये प्रोपोर्शनल होता है आर पावर एन के। और आर क्या है? आर डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की इस सोर्स से। ये सोर्स है जो इस फील्ड को जनरेट कर रहा है, ये फील्ड है। और ये जो फोर्स लग रहा है सेंट्रल फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होता है आर पावर एन के। ग्रेविटी के केस में, ग्रेविटी के केस में एन की वैल्यू -2 है, तो हमको फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है 1/r² के, जो कि न्यूटन ने कहा था। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। और ऐसे फोर्सेस जिस फील्ड में पैदा होते हैं उन फील्ड्स को हम कहते हैं सेंट्रल फील्ड्स। तो ग्रेविटी एक सेंट्रल फील्ड है, ठीक है। सेंट्रल फील्ड की एक प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से पहली प्रॉपर्टी है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। m मास है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m है, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और ये r डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर है। तो ये उसका एंगुलर मोमेंटम है। ये कंजर्व रहता है, यानी ये कांस्टेंट रहेगा। कंजर्व है मतलब कांस्टेंट है। तो इससे बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन बन जाएगा कि मान लीजिए हमारे पास ये सन है, और इस सन के चारों तरफ दो प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। एक r1 दूरी पर है, दूसरा r2 दूरी पर है। तो अगर ये m1 का मास इस ऑर्बिट में आ जाता है, मान लो ये इस ऑर्बिट में आ गया, उस केस में ये m1 मास अगर यहाँ पर आ गया तो ये किस वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब जब प्लेनेट अपनी ऑर्बिट्स बदलते हैं ना, तो इसे ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो इनको ऑर्बिटल ट्रांजिशन कहते हैं। तो सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं किसी प्लेनेट से, तो वो इस तरीके से होती हैं, वो पहले ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, और अपनी ऑर्बिट को ट्रांजिट करती रहती हैं, और एक स्टेबल ऑर्बिट बनाती हैं फिर बाद में। तो वो इस वेलोसिटी, पहले वो इतनी ऑर्बिट पे जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट की रेडियस को बढ़ाती हैं और स्टेबल रेडियस तक आ जाती हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी ये कैलकुलेशंस काम आती हैं, जो ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो देखो इसमें क्या होगा कि L1 यानी आउटर ऑर्बिट के लिए, बाहर वाले ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम है m1 v1 r1। L2 के लिए m2 v2 r2। अब जब ये प्लैनेट r1 से r2 पर आ गया, उस केस में L1 प्राइम कितना हो जाएगा? मास तो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी बदल जाएगी, और r2 हो जाएगा ये, जो इसका था r2, तो कैपिटल R के।
r2, ठीक है। तो हमें इस वाले इक्वेशन से मतलब है और हमें ये निकालना है कि इसके बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी हमें निकालना है कि v1 प्राइम। तो v1 प्राइम कैसे निकलेगा, m देखो m1 से तो m1 कैंसिल हो गया, तो m का टर्म आ नहीं रहा, हमारे पास आ रहा है v1 r1 बाई r2 और इसका सिंपल आंसर है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अंडर 20 सेकेंड हो जाने चाहिए और इतने ही क्वेश्चन, मतलब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है। कभी वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया, कभी बोल दिया कि इसका मास ही बदल गया पर वेलोसिटी सेम है, या सेम रेडियस में मास एक्स्ट्रा आ गया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ यही यूज़ करना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो पहले जितना एंगुलर मोमेंटम था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो इनिशियली इतना था, बाद में इतना हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया, m1 से m1 खत्म और हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है कि अगर हमारे पास कोई सन है, सन का मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो फील्ड पैदा कर रहा है, जिसके चारों तरफ सैटेलाइट्स घूम रही हैं, उसको सन कहता है, ठीक है। वो सन हमारा सन भी हो सकता है, वो कोई और भी सन हो सकता है। अगर यहाँ पर ये सन है और उसके चारों तरफ ये प्लैनेट घूम रहे हैं, तो ये एक प्लेन में है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें इस तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम कहेंगे कि ये प्लेन इज इन एक्स वाई प्लेन, सॉरी ऑर्बिट, ऑर्बिट इज इन एक्स वाई प्लेन। ये जेड एक्सिस में नहीं है, एक्स वाई प्लेन में है। तो सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑर्बिट्स डू नॉट चेंज देयर प्लेन। ये जिस प्लेन में है ड्यूरिंग द मोशन, यहाँ पर कोई सैटेलाइट है जो चक्कर लगा रही है, कोई प्लेनेट है जो चक्कर लगा रहा है, तो अपने पूरे इस चक्कर लगाने की जितनी भी प्रोसेस है इसकी है, उस दौरान ये अपना प्लेन नहीं बदलेगा, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम अभी प्रिसाइसली पढ़ेंगे तो वेक्टर में आता है, ये एम वी क्रॉस आर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और आर इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। तो एल जो एंगुलर मोमेंटम है इस डायरेक्शन में बनता है, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो प्लेन है ये वाला, और इसका एंगुलर मोमेंटम ये, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है। तो जो प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए प्लेन ऐसा भी होगा, कोई प्लेनेट है जो इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, तो अपने पूरे चक्कर लगाने में जब तक ये चक्कर लगाए तब तक ये अपना प्लेन नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं कि कुछ देर बाद ये प्लेन ऐसे इस तरफ को घूम रहा है तो कुछ देर बाद प्लेन दूसरे कलर से बनेगा। मान लीजिए प्लेन कुछ देर बाद ऐसे हो गया, फिर कुछ देर बाद प्लेन उसने अपनी फिर ये बदल गया और वो ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, प्लेन्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसका जितना भी प्लेन होगा उसमें एंगुलर मोमेंटम एल जो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि इस वाले में देखो जैसे ही प्लेन ऐसा हुआ ये वाला एल और ये ग्रीन वाले जो प्लेन है उसके बीच अब 90 डिग्री का वो नहीं रहा,
वो कुछ एंगल बना रहा है इस तरीके से, ये वाला, ये 90 डिग्री से शिफ्ट होकर 90 ऐसा होता है, ऐसा झुक गया, तो ऐसा नहीं होता उसमें। ठीक है, प्लेन कभी अपना सॉरी ऑर्बिट्स कभी अपना प्लेन नहीं बदलते, तो ये ऑर्बिट हमेशा एक ही प्लेन में कंजर्व रहता है। ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बाउंड स्टेट्स है। बाउंड स्टेट, अब हिंदी में मुझे नहीं पता बाउंड स्टेट को क्या कहते हैं। बाउंड स्टेट का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे। जैसे कि हम एटम्स में देखते हैं, हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्रोटॉन्स इसमें रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाता रहता है। ग्रेविटी में भी ठीक ऐसा ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने खुद की मर्जी से इस न्यूक्लियस से अलग नहीं हो पाता, तो वो एक तरह से बाउंड है। बाउंड का मतलब है कि वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, संयुग्म, मतलब दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, बाउंड स्टेट बना रहे हैं, बंधन में जिस तरीके से। तो ग्रेविटी एक बाउंड स्टेट होती है। ग्रेविटी क्या होता है, एक बाउंड स्टेट। इसमें जो बाउंड सिस्टम बना रहे हैं वो बीच का सन है, और ये सन और ये प्लेनेट जो उसका चक्कर लगा रहा है, तो ये बाउंड स्टेट बनता है। तो एक चीज बाउंड स्टेट में हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है बाउंड सिस्टम निकालने का। यानी दो चीजें आपस में चिपकी हुई हैं या एक दूसरे के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रही। तो बाउंड स्टेट का एक प्रॉपर्टी ये होती है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, और ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी एक बाउंड स्टेट बनाता है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड एक बाउंड स्टेट बनाता है। ठीक है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है। ठीक है, और कैप्लर्स लॉ शुरू करने से पहले एक छोटा सा चौथे चौथा चीज क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, हमें हर जगह मैथ्स में ये ट्रिक काम आएगी। ट्रिक क्या, ये फॉर्मूला है। अगर हमारे पास फोर्स दिया हुआ है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इसका ग्रेविटी में बहुत यूज होगा। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल फील्ड भी कर सकते हैं। ग्रेविटी के मामले में पोटेंशियल फील्ड का यूज ज़्यादा करेंगे बजाय एनर्जी। तो इनके बीच का रिलेशन होता है पोटेंशियल इक्वल टू निगेटिव इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था एफ डॉट डी आर के बारे में। एफ डॉट डी आर वर्क डन होता है, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। लेकिन यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक्चुअली में एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और हम वर्क एनर्जी थ्योरम एक चीज होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। और वैसे डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। और ये जो वर्क डन है, वर्क, इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और जूल होती है एनर्जी की यूनिट। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, वर्क और एनर्जी ये दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, ये हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है।
तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ये डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की, एबिलिटी टू डू सम वर्क। कितना वर्क कोई सिस्टम कर सकता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी यही है, एफ डॉट डी आर, क्योंकि हम वर्क डन निकाल रहे हैं, कितना वर्क डन वो कर पा रहा है, उतना ही वर्क डन वो पोटेंशियल के फॉर्म में अपने आप में स्टोर कर पा रहा है। तो इस वाले का फॉर्मूला, क्योंकि एफ हमारे पास है, एफ हमारे पास ये न्यूटन ने दे दिया था। एक्चुअली न्यूटन ने सबसे पहले पोटेंशियल निकाला और उसके बाद उसने फोर्स निकाला। ठीक है, फोर्स इस तरह से निकालते हैं, डी वी बाई डी आर। ये फील्ड इंटेंसिटी है, स्मॉल एफ, और फोर्स निकालने के लिए मास इनटू फील्ड इंटेंसिटी कर देते हैं। एफ है फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल है, अगर हमारे पास पोटेंशियल है तो हम फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और फील्ड इंटेंसिटी है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। न्यूटन ने ऐसे ही किया था, उसने पहले पोटेंशियल निकाला, फिर उसने फील्ड इंटेंसिटी निकाली, फिर उसने फोर्स निकाला, और लास्ट में हमको ये फॉर्मूला मिला। ये बात ठीक हो गया। तो अब पढ़ते हैं केपलर्स लॉ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। तो केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या हुआ? सिंपल, उसने बताया था कि ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल, इलिप्टिकल, ठीक है। इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्तीय कक्षाएं। इससे पहले लोगों को लगता था कि सर्कुलर होती हैं, गोलाकार, लेकिन केपलर ने बताया कि वो गोलाकार नहीं होती हैं, वो इलिप्टिकल होती हैं। और सन इज एट वन ऑफ द फोकस, किसी एक फोकस पर होता है। तो इलिप्स के 2 फोकस होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये सेंटर होता है, ये होता है फोकस। अच्छा, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, और तो सन किसी एक फोकस पर होगा। सन ऐसा बनाते हैं, ये सन है। ठीक है, और प्लेनेट हमेशा अ, उसके इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। तो ये प्लेनेट अर्थ में ऐसा जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया आर। तो ये है पहला लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया। पहले वाले में मैच नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि planets in equal time covers equal area। मतलब कि अगर हमारे पास ये प्लेनेट है और वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया,
उसने इतना एरिया कवर किया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको T1 टाइम लगा। इतना ही टाइम मान लो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, T1 नहीं बल्कि T करके यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी मतलब से उसको T टाइम लग गया। तो इसका एरिया भी उतना ही होगा जितना पहले वाले का था, क्योंकि जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा, जितना उसके बराबर जितना एरिया उसने कवर किया, उतना ही एरिया वो तब कवर करेगा अगर उसने इक्वल टाइम में जितना भी उसने ये एरिया निकाला, इन दोनों का एरिया सेम आएगा। तो प्लैनेट्स इन इक्वल टाइम कवर्स इक्वल एरिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मान लो सन यहाँ पर है और इतना एरिया किसी ने कवर कर लिया, किसी एक प्लैनेट ने यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो होगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई दूसरा एरिया ले लो इतना। अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों एरिया सेम हो, A1 और A2, अगर हम चाहते हैं कि A1 इक्वल टू A2 हो, उस केस में हमको ये दिख रहा है कि ये वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, A1 ज़्यादा बड़ा लग रहा है। A1 को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जब हम इसकी विड्थ को छोटा करते हैं ना, तो ये डिस्टेंस जो उसकी पॉइंट P से Q तक की डिस्टेंस है, वो कम हो जाती है P प्राइम Q प्राइम से। लेकिन अब इनका एरिया सेम हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेनेट दूर रहे यहाँ से, इस सन से दूर है प्लेनेट यहाँ पी क्यू पर, तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लेकिन इक्वल टाइम में। लेकिन जब वो पास है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में। इसका मतलब क्या है कि व्हेन प्लैनेट्स आर फार अवे, दे मूव स्लोअर, वो धीरे से चलते हैं। बट व्हेन दे आर नियर द सन दे मूव फास्ट। ठीक है, ये सेकंड लॉ का इम्प्लीकेशन था। तो अगर मान लो एक स्टेटमेंट आता है कि प्लैनेट अगर सन के पास हो तो वो तेजी से भागेंगे बजाय तब जब वो दूर हो, ये स्टेटमेंट केपलर के किस लॉ से निकलता है? तो वो निकलता है एरिया लॉ ऑफ एरिया से, सेकंड लॉ से, क्षेत्रफल का एरिया, क्षेत्रफल का नियम। ठीक है, तीसरा लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। अच्छा, इसमें 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 एक और चीज है, इसमें एक एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और आता है। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है, एरियल का मतलब क्षेत्रीय वेग। क्षेत्रीय वेग, क्षेत्रीय वेग का मतलब होता है कि कितना एरिया कितनी जल्दी कवर हो रहा है। यूजुअल वेलोसिटी क्या होती है कि कितनी दूरी कितनी समय में कवर हो रही है। एरियल क्या होता है, कितना एरिया कितने टाइम में कवर हो रहा है। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी मतलब da/dt, da/dt। तो सेकंड लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। सेकंड लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है,
अब आता है तीसरे लॉ पे। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है, एक हमारे पास इस तरीके की इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पर सन है, तो इतनी डिस्टेंस को हम कहते हैं ए, यानी सेमी मेजर एक्सेस। नाम सुना होगा, सेमी मेजर एक्सेस। ठीक है, ये जो सेमी मेजर एक्सेस है, ये होती है सेंटर से एंड तक की वैल्यू, इतनी दूरी सेमी मेजर एक्सेस है। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहता है कि जो सेमी मेजर एक्सेस है उसका क्यूब प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर। ये कहता है टाइम, तीसरा लॉ। ठीक है, तो इस पर सेकंड, इस पर क्वेश्चंस आने के चांसेस मतलब हो सकते हैं, पर थोड़े लेंथी होंगे, लेकिन इस पर नहीं होंगे। इस पर आसान सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन मतलब कि मान लीजिए हमारे पास दो प्लेनेट है जिसके लिए T1 की वैल्यू है 24 डेज और T2, यानी दो प्लैनेट्स हैं इस तरीके से। एक प्लैनेट ये है T1, दूसरा प्लैनेट किसी दूसरे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, प्लैनेट 2। तो प्लैनेट 1 के लिए 24 डेज का टाइम पीरियड है, ये टी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कितने टाइम में उसने एक पूरा चक्कर लगा दिया, उसका टाइम पीरियड। यहाँ से लेकर के घूम करके वापस यहाँ तक आ, तो वो टाइम पीरियड। तो प्लैनेट 1 के लिए 24 डेज है, प्लैनेट 2 के लिए से 8 डेज है। इसके लिए A1 की वैल्यू, A1 को यहाँ पे सिंपली R से लिखते हैं, R मतलब रेडियस, क्योंकि इस केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो ऑर्बिट है वो लगभग सर्कुलर है, लगभग एक सर्कल है। ठीक है, तो लगभग सर्कल के लिए जो A की वैल्यू होगी वो लगभग सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। तो कई केसेस में अगर R दिया हुआ है कि ये सन से इतनी दूरी पर है, तो वो सिंपली A की वैल्यू है, इसकी इस A की वैल्यू, तो हम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो लेट्स से A की वैल्यू अगर दे रखी है, कितना हो सकता है, 2.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, और हमें A2 की वैल्यू निकालनी है कि अगर इस पहले उसका टाइम पीरियड 24 दिन है, दूसरे का टाइम पीरियड है 8 डेज, लेकिन P1 2.5 इंटू 10⁻⁷ इतने मीटर दूर है, तो ये कितने मीटर दूर होगा इस सन से, ये निकाल। तो इसमें सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि A³ इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है ये वाला। तो हम प्लैनेट 1 के लिए कर सकते हैं A1³ इक्वल्स टू कांस्टेंट T1 स्क्वायर, और सेकंड प्लैनेट के लिए ऐसा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो A1/A2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू T1/T2 स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज हमको दी हुई है, A1/A2 कर लेंगे, हमें A2 निकालना है। तो A1³/A2³ T1/T2 कर लेंगे, T1 है 24 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर है 9। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा A2³ टू A1³ बाई 9।
अब आप A1 क्यूब की वैल्यू रख के इसको निकाल सकते हैं। A2 इस तरह से निकलेगा। और तो बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा आगे बढ़ने से पहले इनके थोड़े एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सेकंड वाले में एक पूरा फॉर्मूला नोट करो। सॉरी, थर्ड वाले में ये पूरा फॉर्मूला नोट करो। ये आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई GM r क्यूब। ये पूरा फॉर्मूला है। इसमें दिख रहा है कि 4 पाई स्क्वायर बाई GM कांस्टेंट है और r क्यूब ये a क्यूब की बात है, ठीक है। ये m वो मास है, प्लेनेट का मास है, सॉरी प्लेनेट सन का मास, ये वाला सन का मास, ना कि प्लेनेट का मास। इसमें एक क्वेश्चन है कि if distance मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बस इसका जस्ट क्या है ये, डिस्टेंस फ्रॉम द सन is increased by 2 times, then new time period is, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर हमने प्लेनेट और सन के बीच की डिस्टेंस को 2 टाइम बढ़ा दिया, यानी पहले इतना था, पहले r था और अब हमने इसको बढ़ा करके 2r कर दिया, दुगनी दूरी पर इतनी 2r कर दी। तो अब इसका जो टाइम पीरियड है वो पहले कितना था और अब बाद में कितना होता है, तो हमें न्यू टाइम पीरियड निकालना है, न्यू टाइम पीरियड। तो इसके लिए फिर वही फॉर्मूला आएगा, टी स्क्वायर इक्वल सम कांस्टेंट इंटू ए क्यूब, ठीक है। हमने ए की जगह क्या कर दिया, 2a पुट कर दिया, तो टी न्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, ये तो सेम ही रहेगा, इंटू ए क्यूब की जगह हमने 2a क्यूब पुट कर दिया, तो कांस्टेंट इंटू ए क्यूब मैं ऐसा लिख देता हूँ और 2 क्यूब यानी 8 को मैं बाहर लिख, तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो ये है जो पुराना वाला था, टी ओल्ड, इसको मैं ओल्ड कर देता हूँ, ओल्ड स्क्वायर इंटू 8 टी न्यू स्क्वायर, तो टी न्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 टी। कभी कभी इन दोनों के बीच का रेशो भी निकालने का होता है, टी न्यू डिवाइडेड बाई टी ओल्ड और स्क्वायर रूट 8, ठीक है। ऐसे करेंगे दोनों।
ठीक है, बाकी तो इतना ही है। इस क्वेश्चन में देखो, one planet orbits twice as fast as to other orbit. Again, orbitized for a planet. यानी एक प्लेनेट है जो किसी दूसरे प्लेनेट के मुकाबले दुगना उसका चक्कर लगा है, ट्वाइस एज फास्ट, यानी वो दुगना फास्ट घूमता है इस तरीके से। अगर इसका मैथमेटिकली देखें, अगर प्लेनेट वन का टाइम पीरियड टी है तो दूसरे प्लेनेट का टाइम पीरियड, अगर ये दुगनी तेजी से भाग रहा है तो आधा हो जाएगा, क्योंकि आधे समय में पूरा कर लेता है, तो ये दुगना तेज घूमता है, तो ये कितना हो जाएगा, टी बाई टू हो जाएगा। तो वो यही कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन है व्हाट कुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज। तो क्वेश्चन है व्हाट कुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज। ऑर्बिटल साइज, ऑर्बिटल साइज का मतलब है कि ऑर्बिट उसकी कितनी बड़ी होगी। तो ये भी इसी से हो जाएगा। हमारे पास क्या है, पहले प्लेनेट के लिए हमारे पास T1 और R1 है फॉर प्लेनेट वन, और T2 एंड R2 फॉर प्लेनेट टू। तो अब क्या है, रिलेशन क्या है, क्वेश्चन क्या था कि पहला पहला ऑर्बिट ट्वाइस एज फास्ट टू अदर, यानी T1 क्या है, T2 का आधा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, इससे मतलब ये है कि 2T1 इक्वल टू T2, और ये कंडीशन हमको यहाँ पुट करनी है। तो फॉर्मूला क्या था कि टी स्क्वायर इक्वल सम कांस्टेंट ए क्यू। तो यहाँ पर T1 A1, ए की जगह आर यूज करेंगे, T2 स्क्वायर इक्वल टू सी, और इनसे क्या बन गया, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। और T1 और T2 के बीच का रिलेशन ये है, यानी टी, और मैं निकालना क्या था, ऑर्बिटल साइज में R1 और R2 के बीच का रेशियो निकालना, यही है। और T1 को मैं लिख सकता हूँ T2 बाई टू, T2 स्क्वायर। ठीक है, मैंने T1 की जगह पे T2 बाई टू रख दिया, और ये है R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया R1 बाई R2 क्यूब इज 1 बाई टू। ठीक है, एक्चुअली ये भी स्क्वायर, तो मैं T2 बाई टू रखूंगा, तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 4 आता है। तो R1 बाई R2 इज 1 बाई 4 पावर 1 बाई 3 आ जाएगा। ऑप्शन इस तरीके से 2 बाई, ऑप्शन में 2/3 लिखा है, ठीक है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, और 4 पावर 1/3 को एक कैसे लिखेंगे, इसका पावर 1/3, यानी इसकी पावर 1/3, यानी 2 पावर 2/3। तो ये आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन बी में आ रहा है।
ऑप्शन से क्या लिखना किया जाए इसका, ठीक है। और उस पे बाकी क्वेश्चंस अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बनेंगे, वो अभी कल परसों पढ़ेंगे। एनर्जी है सैटेलाइट की, एस्केप वेलोसिटी है, वेटलेसनेस है और सैटेलाइट्स। और आपका कोई क्वेश्चन तो बता दो, फिर टाइम हो गया 55, 5 मिनट और है। कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज फिर एक तो सवाल और रखते हैं। एक क्वेश्चन या पहले होमवर्क भी हो सकता है कि अगर हमारे पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि दो प्लैनेट्स हैं जिनका मास है m1 और m2 और इनके बीच की डिस्टेंस है d। तो अगर मैं कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखूँ तो ये तो इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाए, क्योंकि उस पॉइंट पर ये प्लैनेट का जो फोर्स है, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है, और इस प्लैनेट का जो फोर्स है ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट हो जाएंगे। ये अगर मान लो इसको मैं यहाँ माइनस साइन दूँ तो ये प्लस साइन है, ये इक्वल और ऑपोजिट हो जाएंगे तो उनका सम ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर फोर्स ज़ीरो हो जाता है उसे हम लैग्रांज पॉइंट कहते हैं। लैग्रांज पॉइंट। और ये लैग्रांज पॉइंट निकालने के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। लैग्रांज पॉइंट कैसे निकालते हैं? मान लो मैं इसके बीच का कोई पॉइंट है, कोई एक प्लेनेट हम चूज कर लेते हैं। लेट्स से मैं ये वाला प्लेनेट फर्स्ट प्लेनेट चूज कर लेता हूँ और उससे ये लैग्रांज पॉइंट लेट्स से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस। तो ये वाली जो बाकी डिस्टेंस है वो हो जाएगी डी माइनस एक्स, है ना। अगर इतना एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का एक्स है, तो बाकी बचा हुआ डी माइनस एक्स हो जाता है। और ये दोनों फोर्स सेम है, यानी F1 इक्वल टू F2। अब माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में ये लिखना हो तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज जीरो, F1 वेक्टर इज नेगेटिव F2 वेक्टर। और जब हम दोनों का मॉड लेते हैं तो साइन हट जाता है, सिर्फ मॉड्यूलस बच जाता है। F1 इक्वल टू F2। तो मैंने सीधे यहीं से शुरू किया क्योंकि वेक्टर फॉर्म निकालने की हमको उतना ज़रूरत है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला है F1 इक्वल टू F2। अब F1 क्या है? G फर्स्ट मास प्लैनेट ये है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है लेट्स से उसका मास है स्मॉल m। तो इसका मास डिवाइड बाय डिस्टेंस, कितनी दूर है? x दूरी पर है। और ये इक्वल होता है G m2 इसका मास मल्टीप्लाइड बाय जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास और उनके बीच की डिस्टेंस जो d माइनस एक्स है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x निकालना है। तो d माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू m2 बाई m। ठीक है, तो इसको या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, d बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज m2 बाई m1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? d बाई एक्स माइनस वन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 बाई m1। हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस बन जाएगा। d बाई एक्स इक्वल्स टू वन प्लस माइनस
m2/m1 और यहाँ से x निकला, x हो गया d डिवाइडेड बाई प्लस माइनस m2/m। ये है पॉइंट, लैग्रांज पॉइंट। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है आपका? तो बस फिर बंद कर।